छी छी छी, अरे तुम गांव में रहने वाले सच में गंवारी होते हैं हो क्या? तुम लोगों को ना तो खाने का ढंग है ना ही पहनने का। अरे नहाने के लिए ऐसे बर्तनों में कौन पानी गर्म करता है भला? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि घर में गीजर लगवा लें? पता नहीं मेरे भी मति मारी गई थी जो नील के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि एक बार भी उसके परिवार वालों के बारे में पता लगाने की नहीं सोचा, और थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ मुझसे कि मैं पागल शादी ही कर बैठी नील से। शायद मुझे ऐसा पता होता कि गांव की लाइफ स्टाइल इतनी बोरिंग होती है तो मैं नील से शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं होती। नई बहू नव्या यह सारी बातें अपनी सासू माँ सुमित्रा जी को सुना रही थीं। सुमित्रा जी पढ़ी लिखी ऊंचे खानदान की एक सभ्य परिवार की सुशिक्षित महिला थी, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा समझकर एक शब्द भी नहीं कहा। सुमित्रा जी का उसके विरोध में कुछ भी न कहना नव्या को और भी बुरा लगा और वह पैर पटकते हुए वहाँ से अपने ऊपर के कमरे में चली गई। सुमित्रा जी और कैलाश जी ने अपने 2 मंजिला पक्का मकान अपनी कमाई से बनवाया था। कैलाश जी अपने ही गांव से लगे एक छोटे से शहर के एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वे अपने उसूलों के पक्के थे। उनकी सोच थी कि वे किसी को देकर खाते थे लेकिन किसी से लेकर नहीं खाते थे। इसलिए उन्होंने सुमित्रा जी के मायके से कभी भी दहेज की डिमांड नहीं किया। सुमित्रा जी के पिताजी भी कैलाश जी की ईमानदारी कर्मठता को देखकर अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी थी। सुमित्रा जी बचपन से ही अपने पिता के घर में राजकुमारियों की तरह पली बड़ी थी, लेकिन पति के घर में आने के बाद बहुत सी चीज़ों के अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज़ की कमी के कारण असुविधा हो रही है, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ सामंजस्य से बैठने की हर संभव कोशिश करती रहती थी, और उसी का परिणाम था उनकी इज्जत कैलाश जी के नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नई नवेली बहू नव्या को तो ना ही किसी के मान सम्मान की चिंता थी, ना ही किसी के इज्जत की परवाह। उसके तो जो मन में आया बस वही बोल देती थी। उसने देखा उसकी शादी में उसके पापा ने बहुत से कीमती सामान दिए हैं, लेकिन मेहमानों के आवभगत और लेन देन में विवश होने के कारण दहेज का सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही नव्या अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। उसने यह भी नहीं देखा कि किसी को फुर्सत है या नहीं, उसे तो बस यह लग रहा था कि उसका सामान सबसे पहले व्यवस्थित होना चाहिए। उसको किसी की सुविधा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन शादी की व्यस्तता के कारण किसी को भी समय नहीं था उसके सामान को व्यवस्थित करने का। लेकिन नव्या की नज़र तो अपने मायके से आए हुए ऐसे टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही थी कि जल्दी से जल्दी वे सारे सामान उसके कमरे में सेट हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सामान को उसकी सासू माँ अपने कमरे में या घर के किसी जगह में न लगवा ली। शादी के तुरंत बाद वह बाथरूम में नहाने गई थी, तब भी उसे इतनी समझदारी नहीं थी कि वह अपनी सासू माँ से कैसी बातें करे। उसने उसी दिन उल्टा सीधा सुना दिया था कि वह गीजर में गर्म किया गया पानी से ही नहाती है, उसकी आदत नहीं है भगोने में गर्म किया पानी से नहाने की। यहाँ तो गीजर भी नहीं है, मैं ऐसे गवारों की तरह नहीं नहा सकती। तभी सुमित्रा जी ने बात का बटंगड़ न करते हुए उसे तुरंत भगोने में पानी गर्म करके दिया ताकि बहू को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन नव्या ने सुमित्रा जी को उस पर भी 4 बातें सुना डाली। अरे माँ जी, आप लोग भी कौन से ज़माने में जीते हो? मेरे मायके में तो हर बाथरूम में गीजर लगा है, सभी नल से गर्म पानी आता है, हम लोग जब चाहे तब गर्म पानी ले सकते हैं। और यहाँ देख लो,
एक मग गर्म पानी के लिए 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। छी, कैसे रह लेते हो आप लोग ऐसे घर में। बहू ने मुंह बनाते हुए अपनी सास पर व्यंग बाण छोड़े। फिर भी सुमित्रा जी ने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से गर्म पानी लाकर दे दिया। नव्या अच्छी तरह से नहाई धोई अपने कमरे में चली गई। उसका पति नील वहीं बैठकर ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप पे कर रहा था। वह उस पर भड़कते हुए बोली, अरे यार, तुम्हारे घर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना तो बाथरूम में गीजर है, ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ। तुम तो जानते ही हो यार। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा देना। मैं तुम्हारे घर का नॉर्मल पानी नहीं पीऊँगी, वरना तुम तो जानते ही हो ना, मेरा गला खराब हो जाता है। कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। नील ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, वाह रे वाह, आज की जनरेशन। और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद कर ला दूंगा। जितने दिन तुम यहाँ रहोगी तुम उसी का पानी पीना। तभी नव्या आंखें नचाते हुए बोली, ओए मिस्टर, अभी तो बोतल के पानी से काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं दोबारा अपने मायके से यहाँ आऊँगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा। तब तो मुझे हमेशा आरओ के पानी की ज़रूरत होगी। इसलिए मेरे द्वारा आने से पहले किचन में आरओ और बाथरूम में गीजर लगवा लेना, समझे। मैं तुम्हारी माँ की तरह भगोने से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। तभी नव्या को बुलाने एक बच्ची उनके कमरे में आई। जो मेहमान थी, नव्या तैयार होकर नीचे चली गई, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सुमित्रा जी ने उसे खाने में क्या क्या बनाना है सब समझाकर उसकी मदद के लिए अपनी भतीजा बहू को कहकर वह दूसरे काम में व्यस्त हो गई। नव्या ने पहले ज़्यादा खाना तो बनाया नहीं था, इसलिए वह मन ही मन चिड़चिड़ा रही थी। फिर भी वह मेहमानों के साथ मिलकर जैसे तैसे खाना बनाने में लगी रही। जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी कैलाश जी ने 2 रोटी और खाने के लिए मांग ली। तभी नव्या खींचते हुए बोली, पिताजी, अगर आपको रोटी ही खानी थी तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जी चाहा वही खा लिया। वहाँ गिनकर रोटियाँ बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटियाँ तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं चावल ही खा लूँगी। कहते हुए नव्या गुस्से से कैलाश जी की थाली में 2 रोटी पटकते हुए डाली और खुद चावल निकाल कर अपनी थाली में डालने लगी। कैलाश जी अपनी नई नवेली बहू का ऐसा रूप देखकर अवाक रह गए। उन्हें अपने इस तरह के अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, नव्या का इस तरह का व्यवहार देखकर तो सुमित्रा जी भी चौंक गई थीं, पर उसने अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह बोली, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो ना रोटी। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, जब ऐसा ही था तो पहले ही क्यों नहीं दे दी? खुद की रोटियाँ आप दोनों एक जैसे ही हो। अब चलिए चुपचाप खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाना खाने दीजिए। मेरे मायके में खाने के समय ऐसी बहस नहीं होती। कहकर नव्या गुस्से से जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और सबसे पहले खाना खाकर सारे बर्तन वही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। शादी में आए 2-4 मेहमान जो रुके हुए थे, वे भी नव्या का ऐसा रूखा सा व्यवहार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा। जब 2-3 दिनों के बाद सभी मेहमान चले गए, तब नव्या के मायके से आए सारे सामान को धीरे धीरे फिटिंग होने लगी। नव्या के मायके से जितना सामान आया था, लगभग सारे सामान को तो उसके कमरे में रखवा दिया गया था, लेकिन एक बड़ा सा टीवी था, जिसे सुमित्रा जी ने सोचा इतने बड़े टीवी को कमरे में न लगाते हुए हॉल में लगवा देंगे, और हॉल का तो जो छोटा वाला टीवी है उसे बहू के कमरे में लगवा देंगे, ताकि उनको भी असुविधा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा टीवी इतने छोटे से कमरे में देखने से आंखों पर असर होता। इसलिए उन्होंने
इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया था। नव्या ने जैसे ही अपने मायके का नया टीवी हाल में लगा हुआ देखा, वह आग बबूला हो गई और गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े टीवी को हाल में लगवाने की? मेरे पापा ने इतनी महंगी और ब्रांडेड टीवी मुझे मेरे कमरे में लगवाने के लिए दी थी, आपने हॉल में लगवा ली। किसे पूछ कर लगवाया है आपने? सुमित्रा जी बहू की बातें सुनकर रो पड़ी। तभी कैलाश जी बोले, अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है बहू, तुम्हें नया वाला टीवी चाहिए तो वही टीवी लगवा देंगे तुम्हारे कमरे में। हमने सोचा इतना बड़ा टीवी और छोटे से कमरे में रहकर देखोगे तो कहीं और आँखों पे गलत असर न पड़े, इसलिए हमने यहाँ लगवा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो हम अभी इसे निकाल कर तुम्हारे कमरे में ही लगवा देते हैं। तभी नव्या बोली, हाँ हाँ, अभी के अभी इस टीवी को निकलवा कर मेरे कमरे में लगवाइए। मेरी आदत नहीं है ऐसे छोटे से टीवी में देखने की, आप लोगों की आदत होगी, इसलिए आप लोग ही देखिए। मेरे मायके में भी बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसलिए मेरी आदत है बड़े टीवी में ही देखने की। ऐसे घटिया टीवी तो आप लोगों को ही मुबारक हो। कहकर नव्या वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी अपने पति कैलाश जी से कहती है, क्यों जी, वैसे देखा जाए तो हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है, आपको अभी भी पेंशन मिलती है, हमारा घर खर्च अच्छी तरह से चल रहा है, ना मुझे आज किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होती हुई है। लेकिन जब से बहू हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। अभी हमारे घर आए उसे 4 दिन नहीं हुए, लेकिन इतनी बातें सुना दी कि 40 साल तक नहीं भूल पाएंगे। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। कैलाश जी सुमित्रा जी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान बहू, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे हमारे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन नव्या किसी काम से बाहर गई हुई थी और सुमित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस दिन उन्होंने सोचा क्यों न घर के डेली के कपड़े नव्या के दहेज में आए हुए वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया जाए। सुमित्रा जी के घर में पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, लेकिन जो कुछ ही दिनों में पहले बिगड़ गई थी, इसलिए उन्होंने नव्या के दहेज की फुली ऑटोमेटिक मशीन में सारे कपड़े डाले और पहले वाली मशीन की तरह पहले पानी भर दिया और डिटर्जेंट पाउडर मशीन चालू कर दिया। लेकिन मशीन अनबैलेंस बताकर बंद हो गई और कपड़े धुले ही नहीं। सुमित्रा जी की तबीयत खराब होने के कारण सोती रह गई। नव्या जब घर पर पहुंची तो देखा सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे हुए हैं और धुले भी नहीं हैं और सासू माँ बिस्तर पर आराम फरमा रही हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर क्या था, वह धनधनाती हुई सुमित्रा जी के कमरे में गई और उनका ओढ़ा हुआ कंबल को खींचते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी यह आपने क्या किया? सुमित्रा जी हड़बड़ाकर उठी और कहा, क्या हुआ बहू, तुम इतना चीख क्यों रही हो? तभी नव्या बोली, अच्छा चीखूं नहीं तो क्या आपकी आरती उतारूं? बहू क्या हुआ, थोड़ा शांत हो कर मुझे बताओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लग रही है। सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा तो सुनिए, जब आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता तो आप कहती ही क्यों हैं? आपने पहले इतना महंगा फुली ऑटोमेटिक मशीन चलाया था क्या, जो आपने बिना मुझसे पूछे चला लिया? और वहाँ जाकर देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कपड़े जैसे के वैसे ही हैं और वॉशिंग मशीन बंद पड़ी है। नव्या अपना कड़वा सा मुँह बनाते हुए बोली। तभी सुमित्रा जी हड़बड़ाकर उठी और धम्म से बिस्तर पर ही गिर पड़ी। उन्हें वहीं चक्कर आ गया, क्योंकि वह कुछ दिनों से उदास रहने लगी थी, इसलिए खाना भी कम ही खा रही थी और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए कमजोरी कारण उन्हें चक्कर आ गया। नव्या ने उन्हें संभाला और फिर उन्हें पानी लाकर दिया। फिर से अपने मायके के गुणगान गाने शुरू कर दिए। कहने लगी, माँ जी मेरे मायके में ब्रांडेड चीज़ें यूज करते हैं, आपने कभी फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं चलाई होगी।
इसलिए शायद आपने पहले पाइप से पानी डाल दिया होगा, इसलिए मशीन बंद हो गई। उसने उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बल्कि मायके के गुणगान करने लगी। अब कुछ दिनों बाद नव्या को अपने मायके जाना था। सुमित्रा जी ने सोचा, बाजार की मिठाइयों में मिलावट होती है, तो क्यों न घर पर ही शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ अपने हाथों से बनाया जाए, जिससे मिठाइयों के स्वाद में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। और उन्होंने एक से एक बढ़कर एक मिठाइयाँ घर पर ही बना दिए और बहू से कहा, बहू इन मिठाइयों को अपने साथ मायके में लेकर जाओ, ये देखना ये मिठाइयाँ सबको पसंद आएंगी। सुमित्रा जी का इतना कहना था कि नव्या उन पर भड़क गई और बोली, माँ जी, आप अपने इस तकियानुसी ख्यालों से बाहर कब निकलेंगी? मेरे मायके में बड़े बड़े 5 स्टार होटल से मिठाइयाँ आती हैं, आपके जैसे घर की बनी हुई घटिया मिठाइयाँ नहीं खाते हैं वे लोग। अगर मैं यह सब लेकर जाऊंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, आप लोगों का क्या? ना ही अपने इज्जत की फिक्र है, ना ही मान सम्मान की। लेकिन मेरे मायके में यह सब नहीं होता, समझिए आप लोग ठहरे गांव वाले, आप लोगों का घर तो छोटा सा है और मेरे पापा की तो बहुत बड़ी हवेली है। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो नील मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने पापा से उससे शादी करने की जिद की। उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी, वरना आप लोग तो मेरे मायके वालों के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तभी कैलाश जी को बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और वे बीच में टोकते हुए बोले, बहू, अब लव मैरिज तो तुमने ही की है, तो कोई क्या कर सकता है? हम लोग तो नहीं गए थे तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हें हमारा बेटा पसंद आया, इसलिए तो तुमने उससे शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो पैसे ही सब कुछ नहीं होते बेटा, इंसान का व्यवहार भी सब कुछ होता है। चाहो तो तुम हमारे पूरे मोहल्ले पड़ोस, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में भी जाकर पूछ लो, कितना नाम और इज्जत है हमारा। तुम्हें सुमित्रा की बनाई मिठाइयाँ नहीं ले जाना तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके का धौंस तो मन दिखाया करो। कैलाश जी की बातें सुनकर बहू चुप तो हो गई, लेकिन उसका मन सुमित्रा जी द्वारा बनाई गई मिठाई काजू कतली पर था। वह मिठाई उसकी पसंदीदा मिठाई थी और देखने में किसी 5 स्टार होटल की मिठाई से कम नहीं लग रही थी। इसलिए उसने चुपचाप एक डब्बा मिठाई उठाया और अपने कमरे में चली गई। सारा सामान पैक किया और वह मिठाई भी अपने कपड़े के साथ रख लिया। सोचा बाद में खा लेगी, लेकिन उस समय उसका मूड थोड़ा ख़राब था। लेकिन वह उस मिठाई को नहीं खा पाई और वह मिठाई लेकर अपने मायके चली गई। उसने मायके में जिसने भी उस मिठाई को खाया, सबने तारीफ़ किया। सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने कौन से होटल से खरीदा है। जब उसने अपनी सासू माँ का नाम बताया तो सबने उसकी सासू माँ की खूब तारीफ़ की। तब नव्या को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर सुमित्रा जी अपने पति कैलाश जी से बोली, क्यों आपने उसे यह सब कह दिया? जाने देते नहीं? सुमित्रा बात बात पर बहुत तुम्हारा अपमान करती रहती है, जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कैलाश जी ने कहा। एक दिन नव्या के मायके से कैलाश जी को फ़ोन आया कि नव्या के छोटे भाई नरेंद्र की सगाई है, जिसमें आप सभी को आना है। कैलाश जी ने उन्हें बधाइयाँ दे दिए और आने के लिए हाँ कहकर फ़ोन काट दिया। लेकिन जब नव्या को सुना तो बोली, देखिए पापा जी, आप लोग वहाँ आइएगा तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आइएगा, ऐसे फटीचर वाले कपड़े मत पहन लेना, वरना वहाँ उतने बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी महफिल होगी, तब सब ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों का परिचय देने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा, इसलिए पहले ही बता देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे पहले बताई नहीं। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। बहू के मायके में सगाई वाले दिन
बेटा नील अपने मम्मी पापा के साथ पहुंच गया अपने मायके में। अपने सास ससुर को आया देखकर नव्या अपना नाक कान सिकुड़ने लगी। उसका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उसने अपनी सास के साथ अच्छे से बात की, ना मान सम्मान किया। थोड़ी औपचारिकता निभाने के बाद, चाय पानी पूछने के बाद उसने उनसे किसी से भी बात नहीं किया। बेचारे दोनों सास ससुर जैसे तैसे उसकी भाई की सगाई अटेंड करके घर वापस आए। दोनों पति पत्नी को बहू के मायके वाला का व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। अब उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि शादी में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेटा बहू ही चले जाएंगे। सगाई में हुए अपमान को वे दोनों अभी भी नहीं भूल पा रहे थे। बहू तो बहू, ना ही उसके मायके वालों ने उनके साथ ढंग से बात किया था, ना ही बहू ने। नव्या तो बस अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। अपने घर जाकर सुमित्रा जी ने कैलाश जी से कहा, सुनिए जी, हमारे कपड़ों में या हमारे रहन सहन में ऐसी क्या कमी रह गई थी? जैसे बहू के रिश्तेदार लोगों ने कपड़े पहने थे, उनसे कहीं अच्छे कपड़े तो हम लोगों ने पहने थे ना, और मुझे नहीं लगता कि हमारे रहन सहन में कोई कमी थी। अब तो मैं बहू के मायके शादी में नहीं जाऊंगी। कैलाश जी ने भी प्यार से पुचकाते हुए कहा, अरे ठीक है बाबा, मत जाना। कौन तुम्हें ज़बरदस्ती भेज रहा है? मैंने तो तुम्हें कभी ज़बरदस्ती नहीं किया ना, तुम्हारी मर्जी का हर जगह सम्मान किया है। और इत्तेफाक से जिस दिन बहू के मायके में शादी थी, उसी दिन सुमित्रा जी की बहन की बेटी की शादी थी। इसलिए सुमित्रा जी और कैलाश जी अपनी बहन के घर चले गए और बेटा बहू अपने मायके गए। शादियाँ अच्छी तरह से संपन्न हो गईं और सभी लोग घर आ गए। एक दिन सुमित्रा जी के मायके से फ़ोन आया कि उनके भतीजे को बेटा हुआ है, तो उनको बधाइयाँ लेकर जाना था। सुमित्रा जी के मायके में यह प्रथा थी कि अगर मायके में कोई भी नए मेहमान का जन्म होता है तो बुआ बधाई लेकर जाती है। इसलिए सुमित्रा जी को भी बधाई में ढेर सारा सामान लेकर जाना था। बच्चों के लिए कपड़ा, सोने चांदी के आभूषण, माँ के लिए कपड़े, पिता के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और भी ढेर सारे उपहार लेकर जाती है। और जब वापस आती हैं तो उसके मायके वाले भी ढेरों उपहार देकर विदा करते हैं। इस प्रकार खूब धूमधाम से बधाइयाँ मनाई जाती हैं, नाच गाना होता है। मायके में नए मेहमान के स्वागत की खुशी में सुमित्रा जी बधाई के सामान की खरीदी करने में जुट जाती हैं। वह बहुत ही प्रसन्न दिखाई देती हैं। सुनिए जी, कितने सालों बाद मेरे भाई के घर में खुशियाँ दस्तक दी है। मैं तो सोने की चैन चंद्रमा वाला लॉकेट और बच्चे के हाथ का चूड़ा मणि भी लूँगी, और घर के सभी लोगों के लिए ढेर सारा उपहार भी ले जाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाइयों के घर गए। अब एक के लिए ले जाओ और एक के लिए नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना। कैलाश जी बोले, हाँ सुमित्रा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी आया, कहकर वे अपने बैंक में जमा पैसे निकालने चले गए और उन पैसों से सुमित्रा जी की जो मांगें थीं सारी पूरी कर दी। सुमित्रा जी बहुत ही खुश नज़र आ रही थीं। कैलाश जी सुमित्रा जी को खुश देखकर बहुत ही आनंदित अनुभव कर रहे थे, वरना कुछ दिन पहले हुए हाट से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास हो गए थे। सुमित्रा जी ने एक सुंदर सा झूला भी खरीदा, जो चारों तरफ रंग बिरंगे मोतियों की माला से सजी हुई थी। उसमें बीच बीच में सुमित्रा जी ने गुब्बारे चिपका दिए थे, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। नव्या ने ऐसा सब अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि परंपरा के नाम पर उसके मायके ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसे यह सब नयापन लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, और वह अचंभित भी हो रही थी कि उसकी सासू माँ के पास कितना दिमाग है। वह तो उन्हें बिल्कुल गँवार ही समझ रही थी, लेकिन वह तो उससे ज़्यादा चतुर हैं, उन्हें हर चीज़ की समझदारी है। वह भी अपने मायके के लिए कितना कुछ कर रही हैं। एक दिन उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, आप इतना कुछ मायके लेकर क्यों जा रही हैं, जबकि मायके वाले तो हमेशा देते ही हैं, और मैं तो आपको आपके मायके जाते कभी नहीं देखा ही नहीं। मुझे इस घर में आए पूरा 1 साल हो गया, आप एक बार भी मायके नहीं गईं।
मायके नहीं गई और आज जा रही हैं तो इतना कुछ लेकर जा रही हैं। तभी सुमित्रा जी प्यार से बोली, बेटा मैं इसलिए 1 साल से अपने मायके में नहीं गई क्योंकि मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी। तुम नई नई आई थी और तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया, और आज जब मौका मिल रहा है तो पूरे धूमधाम के साथ जाऊंगी अपने मायके, और तुम भी चलना मेरे साथ मेरे मायके। मेरे भाइयों ने तुम्हें भी निमंत्रण दिया है। तभी नव्या आंखें नचाते हुए मुंह मटकाते हुए बोली, बाबा ना, मैं अपने आपके मायके और वो भी गांव में, मैं वहां जाकर क्या करूंगी माँ जी, मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ ना। तो आपके मायके में ढंग के घर होंगे, ना कोई ढंग की व्यवस्था होगी, मैं तो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊँगी। ना तो गांव में ढंग की लाइट रहती है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे। सुमित्रा जी प्यार से बोली, बेटा तुम एक बार तो मेरे मायके चल कर देखो, शायद तुम्हें वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नव्या बोली, क्या बात कर रही हो माँ जी, यहाँ से भी अच्छा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी नील वहाँ आ जाता है और कहता है, नव्या मम्मी ठीक कह रही है, तुम एक बार मामा जी के घर चलकर तो देखो, और मामा जी ने हम सबको निमंत्रण दिया है तो हम सबको तो जाना ही होगा, और अगर तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो हम कार्यक्रम के दूसरे ही दिन वापस आ जाएंगे। मम्मी पापा 2-4 दिन रुक कर आएंगे। नील की बातें सुनकर नव्या बात को टाल नहीं पाई और तैयार हो गई सुमित्रा जी के मायके जाने के लिए। नव्या बेमन से तैयार तो हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि पता नहीं गांव का माहौल कैसा होगा, वह गांव में रह पाएगी या नहीं, वह गांव में कैसे रहेगी, वह कभी गांव में रही ही नहीं है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुमित्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ बधाई लेकर अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर निकल गईं। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोगों ने गांव के बाहर खड़े होकर सुमित्रा जी, कैलाश जी और उनके बेटे बहू का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे रास्ते फूलों की बारिश हो रही है। सुमित्रा जी के मायके के सारे बच्चे और औरतें डांस कर रहे हैं। सुमित्रा जी भी उनके साथ नाचने गाने लगी। तभी सुमित्रा जी ने सबसे बड़े भाई, जो कि लगभग 60 वर्ष के होंगे, उन्होंने एक सुंदर सी बग्गी लाया जिसमें 2 घोड़े आगे लगे हुए थे। उस बग्गी अपनी बहन बहनोई उनके बेटे बहू को बैठाकर पूरे गांव में फेरी लगवाए। बहुत ही धूमधाम से बहन बहनोई और उनके बेटे बहू का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर तो नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो सोचा था जब उसकी सास इतनी मिडिल क्लास है तो उनके भाई लोग तो उनसे भी घटिया होंगे, उन्हें तो बात करने की भी तमीज़ नहीं होगी, रहने खाने की तो दूर की बात। लेकिन इतना कुछ देखकर तो वह दंग रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही पूरे गांव की सैर करके बग्गी मामा जी के घर के सामने रुकी, उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्काशीदार घर बना हुआ है, जो इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है मानो इतने बड़े घर में 4 से 6 घर एक साथ बन जाएंगे। नव्या अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके गर्दन इधर उधर घुमा घुमा कर अपनी सासू के मायके के घर को देखती रह गई। अब वह जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, क्या देखती है, घर तो पूरा पक्का बना हुआ है। घर का बाड़ा इतना बड़ा है कि उसमें 3 कार आराम से खड़ी हैं। बड़े बड़े दालान हैं, 3-3 आंगन हैं। एक आंगन में गाय भैंस बंधी हुई हैं, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं, जिसमें चारों तरफ कमरे हैं और दालान बने हुए हैं। और पीछे वाले आंगन में तो पूरी बगियां ही लगा रखी है। इतना शानदार घर देखकर नव्या के तो होश उड़ गए। शहरों में तो ऐसा घर कभी देखने को भी नहीं मिले थे। उसे वह मन ही मन सोच रही थी, यार इतने बड़े घर तो शायद शहर में होते ही नहीं हैं। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलते हैं। तभी उन्हें पूरे सम्मान के साथ कुर्सियों में बैठाया जाता है। और सुमित्रा जी की बड़ी भाभी ने बड़े से परात में उनके पैर धुलाए और साफ टॉवल से उनके पैर पोंछे।
फिर चावल और सिंदूर का टीका लगाकर गले मिले और खूब मान सम्मान दिया। उनका इस तरह का मान सम्मान देखकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। नील ने उसे अपना रूमाल दे दिया। अब आई खाने की बारी। खाने में तरह तरह की मिठाइयाँ थीं। जब सुमित्रा जी कैलाश जी के और उनके बेटे बहू के लिए थालियाँ सज कर आईं तो नव्या तो कटोरियाँ ही गिनती रह गई। 8 प्रकार की तो सब्जी बनी थी, 3 तरह की रोटियाँ बनी थीं, बाजरा, मक्के, गेहूँ की, आटे की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन नव्या के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। वह कब अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपका मायका कितना बड़ा है और इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी जताया नहीं कि इतना बड़ा है। कुछ समय बाद आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। वह सीधे अपनी सासू माँ की चारपाई के पास गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी, मामा जी क्या करते हैं और आपका मायका इतना बड़ा है, लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। तभी सुमित्रा जी बोली, बेटा, खानदानी लोगों की यही तो पहचान होती है। मैं तो बचपन से ही महारानियों की तरह पली बड़ी थी। मुझे बचपन में नाजों से पाला गया था, लेकिन शादी के बाद नील के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं अपने पापा से कोई भी मदद लूं। वे अपने उसूलों के पक्के हैं। वह एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, अपने कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मेहनत करके जितना कमा लिया बस उसी में खुश रहना उन्हें पसंद है। इसलिए मैंने कभी भी अपने पापा भाइयों से कोई मदद नहीं ली। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब, तुम्हारे मामा जी अर्थात मेरे भाई बहुत बड़े जमींदार हैं। इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन मेरे मायके में ही है। और जब खेत पर तुम फार्म हाउस देखोगी ना तो तुम खुश हो जाओगी। क्या कहा मामा जी? माँ जी, मामा जी का फार्म हाउस भी है? हाँ बेटा, पास वाले खेत पर ही छोटे वाले मामा ने फार्म हाउस बना रखा है, जिसमें ट्यूबवेल भी लगा रखा है। बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर पैनल भी लगा रखा है। सोलर पैनल का नाम सुनकर नव्या खुश हो गई और उसे सोलर पैनल देखने की इच्छा होने लगी। वह फार्म हाउस देखने जाने की जिद करने लगी। तभी नील बोला, नव्या, आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा तो क्या घर चलें? तभी नव्या उसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोली, नहीं नील, अभी तो मुझे और रुकना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और वह अपनी सासू माँ के पास चली गई। उन्होंने आगे आगे कहा, बेटा, वहाँ 2-3 दिन कमरे भी बने हुए हैं ताकि वहाँ थोड़ी देर आराम भी कर सकें। वहाँ बागवानी भी है, घर की सारी सब्जियाँ वहीं से आती हैं, बाहर से सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि हर सप्ताह सब्जी बेचने मंडी ले जाते हैं। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर तो नव्या के होश ही उड़ जाते हैं कि उसकी सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने मायके का कभी घमंड नहीं किया। 3-3 कार हैं, इतना बड़ा घर है, फार्म हाउस है, इतनी सारी ज़मीन जायदाद है, लेकिन कभी भी उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया। और एक मैं हूँ तो बात बात पर अपने मायके की धौंस अपने परिवार वालों को दिखाई है। सासू माँ के मायके की औकात के सामने अपने मायके की औकात उसे फीकी लग रही थी। उसकी बोलती बंद हो गई थी। सासू माँ के मायके के आगे मेरा मायका तो ना के बराबर है। मेरे मायके का तो सिर्फ 3 मंजिला है, वह भी 400 गज में, लेकिन यहाँ तो पूरा 4000 गज का एक ही बना हुआ है और आंगन और दालान के अलग ही हैं। अब नव्या को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी। अब उसकी आंखों के सामने वह सारे दृश्य घूमने लगे। जिस प्रकार उसने अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया, अब वह अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर में जाकर अपनी सास माँ और घर के सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती थी। पूरे 4 दिनों के बाद सुमित्रा जी कैलाश जी और उनके बेटे को उनके मायके वालों से
ने पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया, साथ में ढेर सारे उपहार भी दिए। नव्या के लिए इतनी महंगी साड़ी और इतनी सुंदर साड़ी दिए थे, वह तो उस साड़ी को पाकर भाव विभोर हो गई थी। सुमित्रा जी को भी उनके पसंद की साड़ी दी गई थी। कैलाश जी को भी उनके पसंद के कपड़े, कुर्ते पजामे और नील को उसके पसंद की ड्रेस दिए थे। जब सभी लोग अपने घर आ गए तो नव्या अपनी सासू माँ के कमरे में गई और बोली, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले, आप बचपन से ही महारानियों की तरह रही हैं, लेकिन कभी क्यों नहीं जताया कि आप भी इतने पैसे वाले की बेटी हैं, जबकि मैंने आपको कितने बार अपमान किया, अपने मायके की बड़ाई की, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ जी, प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और वह अपनी सासू माँ के पैर पड़कर माफ़ी मांगने लगी। तभी सुमित्रा जी नव्या को समझाते हुए कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हें बताया था ना कि मैं हमेशा से ढेर सारी सुविधाओं के साथ ही पली बड़ी हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कैलाश जी से इसलिए की थी क्योंकि कैलाश जी एक ईमानदार और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हैं। कैलाश जी और मेरे पिताजी की मुलाकात बैंक में हुई थी। किसी ने कैलाश जी को रिश्वत देकर कुछ लोन पास करवाने का लालच दिया था, लेकिन कैलाश जी ने रिश्वत नहीं लिया और उस समय मेरे पापा भी वहीं थे। बस फिर क्या था, मेरे पापा की नज़रों से सीधे उनके दिल में उतर गए और मेरे पापा ने कैलाश जी से ही मेरी शादी कर दी। मैं भी एक कुलीन परिवार की लड़की हूँ। मैंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इसलिए तुम्हारे इतने ताने देने के बावजूद भी घर में कलह की स्थिति नहीं आने दी। मुझे विश्वास था तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और नतीजा आज तुम्हारे सामने है। इसलिए बहू शेर तो सास सवा शेर होने से भी काम नहीं बनता, बल्कि बिगड़ जाता। समझी बुद्धू? इसलिए मैंने अपने मायके का जिक्र एक बार भी नहीं तुम्हारे सामने किया। सासू माँ की बातें सुनकर नव्या अपनी सासू माँ को गले से लगा लिया और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। तभी सुमित्रा जी हंसकर बोली, अरे बुद्धू, कहीं की कोई माँ अपनी बेटी से नाराज़ भी होती है? भला मैं तो कभी नाराज़ थी भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था तुम अभी नादान हो। एक न एक दिन ज़रूर समझ जाओगी और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, समझी? और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, हर इंसान एक दुकान की तरह होता है और जुबान ताला की तरह। जब जुबान खुलता है तभी पता चलता है कि वह सोने की है या कोयले की। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी के पास दिल होता है। अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो कहीं न कहीं परमात्मा का अपमान कर देते हैं, क्योंकि सभी की आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। उस परमात्मा का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है, वसुधैव कुटुम्ब, अर्थात यह पूरा विश्व हमारा अपना कुटुम्ब है। इस कहानी से बारे में आपकी क्या राय है? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अन्य वीडियो में।